दोस्तों, इस वीडियो में बिहार फायरमैन एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप 2021 फायरमैन का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फायरमैन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। साथ में आप बनाते भी चलिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है। एग्जाम में भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। 5 से 6 सेकंड का आपको समय लेना है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। 1773 की बोस्टन टी पार्टी में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बोस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। यहाँ से आपको वर्ष भी याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो याद रख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में है, तो सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़ा गया है, तो 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष की जगह पर धर्मनिरपेक्ष। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। और यह एग्जाम में पूछा जाता है कि कब इसे शामिल किया गया है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है उपनाम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। इसमें से जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बीएसपी बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी यहाँ पर जो भी दिया हुआ है क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था। यह जो कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। संघवाद का जो अर्थ होता है, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या है। सिलेबस में यह दिया हुआ है, इस कारण से पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से रिलेटेड। अब आपको लेटेस्ट का जरूर याद रखना है। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, तो समिति का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। कस्तूरी रंगन समिति का नाम है। अब जो नई शिक्षा नीति है उसका जो फॉर्मेट है इस तरह से, 5+3 है, 8 हो गया +3 है, 11 हो गया +4। शिक्षा का फॉर्मेट आपको जरूर याद रखना है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5+3+3+4 इस तरह से। पहले क्या होता था कि 10+2 रहता था, यानी 10वीं के बाद 12वीं में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। अब यहाँ पर 5 तक है फाउंडेशन क्लास, इसके बाद 3 हो गया 8 +3 11, 11 हो गया फिर 4, यहाँ पर इस तरह से ग्रेजुएशन तक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का फॉर्मेट है और एग्जाम में पूछा जाएगा यह, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। समिति का नाम पूछा जा सकता है, तो कस्तूरी रंगन समिति का नाम है। अब चलिए इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन में राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, तो यह तो सही है। शिक्षा इसमें से इसके बाद है शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो उसमें रुचि रखते हैं। इसके बाद है पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी सही है। लेकिन इसी ऑप्शन में जो दिया हुआ है शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो उसमें रुचि रखते हैं, ऐसा नहीं है। सभी को शिक्षित करना है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो जो रुचि रखते हैं उसके लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसके बाद आपको मिलान करने से रिलेटेड है। तो इसमें से सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि यहाँ पर जो 4 कथन दिया हुआ है इसमें से क्या होना चाहिए, 3 कौन सा सही है।
तो लोकतंत्र के लिए यहाँ पर है बेरोजगारों को रोजगार, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, तो ऐसा नहीं आप कर सकते हैं, सभी को यहाँ पर मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। देश के लिए सभी को यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, सिर्फ शिक्षित के लिए नहीं, तो यह गलत है। इसके बाद है सुदृढ़ पंचायती राज, यह भी सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, सबसे जो जरूरी है यहाँ पर नागरिकों को उत्तरदायी होना चाहिए, तभी सही तरीके से सरकार चुन पाएगा और जो अच्छे लोग हैं आ पाएंगे यहाँ पर। तो एक तीन और चार सही है, लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, यह गलत है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए इसमें से जो है 1, 3 और 4 सही है, तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है नस्लवाद का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रंग भेद, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इससे संबंधित थे। इसके बाद बौद्ध धर्म है, इससे भी संबंधित थे। संविधान निर्माण प्रक्रिया, यह भी सही होगा, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और मेंबर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे, तो सही आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन है महिला के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? यह जो आंदोलन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं आपको बताना है। तो पंचायत समिति के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यहाँ से एक और आपको पॉइंट याद रखना है, पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 21 वर्ष है। मतदान करने के लिए 18 वर्ष है, यहाँ से आप सीरियल से देख लीजिए, मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 18 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए, पंचायत सदस्य मीन्स हो गया यहाँ पर मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ये सब शामिल हो गया इसमें। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र का कंडीशन है। 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष है विधान परिषद एवं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन। और 35 वर्ष है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन। यहाँ से आप सीरियल से वर्ष याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज जो कहा जाता है लुई 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। गांधी इरविन समझौता गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था और इसमें वर्ष पूछा जा रहा है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? धुरी पूछा जा रहा है, धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था। तो धुरी राष्ट्रगुट में जो शामिल था इटली, जर्मनी, जापान, चीन इसमें शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र में जो शामिल था ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें से अंग जो नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से एक फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था WHO का, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हुआ। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में बैठक किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नाम दिया गया। तो सैन फ्रांसिस्को इसका सही आंसर हो जाएगा, यहीं पर चार्टर तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में और पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में 1917 में। यह भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, चंपारण बिहार में है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का जो इसमें से परिणाम नहीं है राष्ट्र संघ का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो किया गया है, पेरिस सम्मेलन इससे पहले ही हुआ था और उसी में यह निर्णय लिया गया कि विश्व में शांति के लिए राष्ट्र संघ का गठन किया जाएगा। तो इसका परिणाम नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध का। अगला क्वेश्चन है मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? देख लीजिए यहाँ पर सभी ऑप्शन को। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के क्या गलत है? पहला जो दिया हुआ यहाँ पर, इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, सही है।
इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया, यह भी सही है। इसके बाद थर्ड जो है यहाँ पर सभी वयस्कों का मताधिकार दिया गया, यह गलत है। अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा सही आपको बताना है। तो गांधी युग है, तो गांधी युग जो है 1947 नहीं 1948 तक है, 1916 यहाँ पर है। तो गांधी युग जो माना जाता है 1919 से लेकर 1948 तक। इसके बाद है मोपला विद्रोह। तो मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार तट में। एग्जाम में मालाबार तट अगर रहेगा तो मालाबार तट होगा, अगर राज्य का नाम पूछा जाएगा तो केरल देना है आंसर। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, आरएसएस की स्थापना 1925, तो यह सही है। बाकी तीनों गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चूड़ामन। अगला क्वेश्चन है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। दर्रा का नाम पूछा जा रहा है, खैबर दर्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, और इसी दर्रा के माध्यम से बाबर भारत आया था। अगला क्वेश्चन है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर वनस्पति जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अल्पाइन वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्पाइन वन जो है हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को कहा जाता है। यह जो होता है शंकुधारी। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है मोहोगनी, रोजवुड और आयरनवुड। यह तीनों जो है भूमध्य रेखीय वन है। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, लेकिन सी ऑप्शन में जो अकेसिया, अकेसिया का यहाँ पर जो नाम हो गया बबुल, बबुल कहा जाता है इसी को, तो सही आंसर हो जाएगा अकेसिया। यह जो है विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक जो कहा जाता है कोसी नदी को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है 28 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होता है लौटते मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसमें पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रियो सम्मेलन किससे संबंधित है, तो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, पृथ्वी से। और यह जो सम्मेलन हुआ था 1992 में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी किया जा सकता है, आपको याद रख लेना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या। अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी आपको यहाँ पर वर्तमान डेटा के साथ याद रखना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है 2013 का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो 2013 के समय में रेल मंडलों की संख्या 16, ऑप्शन में यहाँ पर 16 होगा, लेकिन अभी का आपको जो याद रखना है, अभी करंट में जो रेल मंडलों की, रेल जोनों की टोटल संख्या 18 है। 2019 से पहले 17 था। 17वां रेल मंडल यानी जोन शामिल किया गया है कोलकाता मेट्रो का। 18वां भी 2019 में शामिल किया गया है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे शामिल करने के बाद रेलवे जोन की टोटल संख्या 18 हो गया है। तब आपको करेंट डेटा के साथ 18 याद रखना है। टोटल रेल मंडलों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है। यहाँ से इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट है, झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है, और बिहार में बरौनी रिफाइनरी है जो तेल शोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है। यहाँ से बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन रिपीट किया गया था। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से बिहार शामिल नहीं है। बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है, बिहार जो है कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, और मणिपुर से भी होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मणिपुर भी कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है। अगला क्वेश्चन है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। इसमें से जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, बाकी तीनों अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, यह सभी प्रभावित करता है।
अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? प्रथम स्थान पर जो है कृषि क्षेत्र है, सबसे अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत है। दूसरे स्थान पर द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो जाता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा हो गया। तो सबसे कम है सेवा क्षेत्र में, और बीच का पूछा गया, द्वितीय पूछा गया, तो द्वितीय किसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह घर मेरा है वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है? इसमें से यह घर आपको बताना है क्या है, तो सर्वनामिक विशेषण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का एक प्रकार है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण के शब्दों का सही विकल्प चुनकर लिखे। यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो इसमें आपको बताना है तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, तो क्या है इसमें कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर परिमाणवाचक होगा, इसलिए होगा कि यहाँ पर जितना खाएगा खाने का परिणाम ये होगा कि यहाँ पर ताकतवर बनेगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर छांटे। यहाँ पर 3 शब्द है, सेनागर, कातर और हिमालय। संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होता है, रूढ़, यौगिक, यगरूढ़। रूढ़ में क्या होता है कि कोई भी खंड नहीं होगा, तो कातर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। और हिमालय यहाँ पर एक विशेष अर्थ होगा, तो यगरूढ़ में एक विशेष अर्थ होता है, 2 शब्द मिलकर तीसरा बनता है, और एक विशेष अर्थ भी होना चाहिए। सेनागर में 2 शब्द का यहाँ पर मिलन है, तो सीरियल से आपको बताना है, यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है। तो सेनागर यौगिक होगा, इसके बाद कातर रूढ़ होगा, इसके बाद हिमालय यगरूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास में जो होता है तृतीय पद प्रधान होता है, कोई एक विशेष अर्थ इसमें दर्शाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तृतीय पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो पाठ प्लस शाला बराबर यहाँ पर जो होगा संयोग होगा, सीधा सा 2 शब्द का यहाँ पर संयोग हुआ है, संधि नहीं होगा। संधि में जो होना चाहिए यहाँ पर मात्रा जो रहता है, जैसे लास्ट वाला जो रहता है 2 वर्णों का मेल होता है संधि में। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटे। इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी, यहाँ पर पुराना दोस्त है, ये सटीक नहीं है। इसके बाद है मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, पिताजी पुराना नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी है, पुराना तंबाकू तो नहीं, नया तंबाकू का व्यापारी होता है, तो ये भी सटीक नहीं है। आप देखिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। व्यापारी पुराने मीन्स हुआ कि बहुत दिनों से व्यापारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, त्वचा के माध्यम से सूरज की रोशनी से अवशोषित होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, त्वचा। अगला क्वेश्चन है, सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप में होगा। तो 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अभी आपको वर्तमान का याद रखना है, करेंट अफेयर्स इसी तरह खेल से रिलेटेड हाईलाइट ही पूछा जाता है, जितने हाईलाइट है पूछा जाएगा। तो 2022 का फीफा विश्व कप जो होगा कतर में होगा। यहाँ पर फुटबॉल के जगह पर फीफा सीधा सा दिया हुआ रहेगा, फीफा कप जो संबंधित है फुटबॉल से, 2022 का कतर में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू जो मुख्य पशु है ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए क्रिकेट में आप सुनते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कंगारू का उपयोग किया जाता है, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो संबंधित है फुटबॉल से, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पर आपको बताना है खाली स्थान में क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ नाइदर न्यू ईयर वैलेंटाइन डे ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, तो इज आर में से क्या होगा आपको बताना है। खाली स्थान में यहाँ पर जो होगा इज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक
बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन आइदर हिस्टोरिकल, ओसेसियन, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, कॉमेरेटेड ऑन सेक्युलर हॉलीडेज। इसमें क्या होगा, खाली स्थान में आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा खाली स्थान में आर का प्रयोग होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आई बॉट। यहाँ पर सेंटेंस है आई बॉट ऑल दीज बुक ओनली ₹700। इसमें से जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंने सभी बुक 700 रुपये, केवल 700 रुपये में खरीदा है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो सिंगुलर में यूज होता है, क्या होगा इसमें से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मेसल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खसरा बीमारी का इंग्लिश नाम है। अगला क्वेश्चन है द यंग वन ऑफ ए गोट इज किड एंड दैट ऑफ ए हेन इज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चिक। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइन। यहाँ पर एक शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, और बताना है इसका अर्थ क्या होगा ऑप्शन में से चूज करके। यहाँ पर सेंटेंस है ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए ट्रीचोरियस फ्रेंड। ट्रीचोरियस का आपको बताना है क्या होगा। तो ट्रीचोरियस मीन्स जो होता है नमक हराम गद्दार, इस तरह का यहाँ पर अर्थ हो गया। तो सिंसियर मीन्स होता है विश्वासी, ट्रूथफुल का भी होगा यहाँ पर सच्चा है, ब्रेव मीन्स बहादुर। तीनों यहाँ पर मिलता जुलता शब्द है, लेकिन डी ऑप्शन में जो है फॉल्स गलत, डिसलॉयल यानी ईमानदार नहीं है, सही व्यक्ति नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर गलत जोड़ा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। खरीफ फसल मीन्स जो हो गया यहाँ पर खरीफ फसल के अंतर्गत है धान। तो धान की जो बुआई की जाती है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, धान की रोपाई जो की जाती है जुलाई महीने में, जुलाई से अक्टूबर तक। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है जल, वायु, भूमि, इन सभी द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हरे पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है T4D है। 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके जगह पर शाकनाशी भी दिया हुआ रहता है ऑप्शन में। तो अगर खरपतवार नाशक नहीं रहेगा तो शाकनाशी दिया हुआ रहेगा, तो सही आंसर दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। यह जो पाई जाती है पॉरीफेरा में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। खाद्य श्रृंखला में 3 चरण है, पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। और उपभोक्ता के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से चरण होता है। उत्पादक में हो गया हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर है मेढक, टिड्डा, घास और सांप में घास प्रथम पोषीय स्तर पर। तो घास जो हो गया यहाँ पर उत्पादक के कैटेगरी में हो गया, हरे पेड़ पौधे के कैटेगरी में है। अब यहाँ पर आपको बताना है, तो सीरियल्स आपको ये समझ लेना है कि घास को यहाँ पर कौन खाएगा। तो घास को यहाँ पर टिड्डा खाएगा, घास पहला हो गया तो टिड्डा होगा दूसरे स्थान पर। अब टिड्डा को कौन खाएगा, तो कीड़ा मकोड़ा को मेढक खाता है, तो मेढक तीसरे स्थान पर हो गया। और मेढक को कौन खाएगा, तो सांप, तो सांप चौथे स्थान पर हो गया। पूछा जा रहा है तृतीय पोषीय स्तर, तो मेढक इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में यहाँ पर मेढक और सांप दोनों है। मेढक सांप दोनों इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा, और सांप को कौन खाएगा, तो पक्षी, मोर हो गया, बाज, ये सभी। तो डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। सिंपल से एग्जाम ऐसे भी पूछ लिया जाता है, MIC यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट इसका पूरा नाम हुआ। साइनेट भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण से हुआ था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर लास्ट में आपको अच्छे से याद रखना है नेट, नाइट नहीं होता है, नेट होता है। अगला क्वेश्चन एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा, एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण हो पाता है, और 10% का नियम
लिंडमान द्वारा दिया गया था, इसलिए 10% को नियम को लिंडमान नियम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है 10% का नियम को कहा जाता है तो लिंडमान का नियम कहा जाता है। एक चरण से दूसरे चरण में मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित हो पाता है तो घटती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा पर्णाभ, पर्व एवं पर्णशूल। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पर्णशूल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपतन कोण इनके बीच का कोण है। इस तरह से एक कोई समतल दर्पण है, नीचे में इस तरह से हो गया, यहाँ पर समतल दर्पण। अभिलंब जो होता है यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री का, यहाँ पर इस तरह से सीधा 90 डिग्री का कोण बनता है दर्पण के साथ, इस तरह से यह जो हो गया अभिलंब हो गया। आपतित किरण इस तरह से हो गया, आपतित किरण इस तरह से आ रही है और यहाँ पर आने के बाद अभिलंब से यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा कि इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। और आपतन कोण जो होता है अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण, यहाँ का जो कोण है यह हो गया आपतन कोण। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है तो यहाँ पर क्या हो गया अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो सही आंसर हो गया सी ऑप्शन, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलती हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न रंगों के समूह को जो कहा जाता है वर्ण पट्टी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन इस बार भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान आपको बताना है। विस्थापन और समय का ग्राफ है और यहाँ पर ऑप्शन है। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और यहाँ पर जो होगा त्वरण जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरह से सीधे स्ट्रेट में है, सीधा जा रहा है। वेग में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा यहाँ पर विस्थापन भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, तो एक समान यहाँ पर है, इसलिए त्वरण यहाँ पर शून्य हो जाएगा। त्वरण यहाँ पर शून्य हो जाएगा। त्वरण उसी कंडीशन में होता है कि अगर वेग में चेंज होगा। अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह से है, अगर इसके जगह पर इस तरह से जाता है फिर ऐसे नीचे की तरफ अगर आएगा इस तरह से ग्राफ में तो ऋणात्मक त्वरण होता है, मंदन हो गया। त्वरण मीन्स यही है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं 40 के स्पीड में, 40 से अगर आप 60 स्पीड करते हैं तो यहाँ पर त्वरण होगा। अब 60 के स्पीड से अगर आप कम करते हैं 20 के स्पीड में आ जाते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण होता है। तो वेग चेंज होगा तभी त्वरण होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरह से सीधे जा रहा है, यानी विस्थापन भी बढ़ रहा है और समय भी, तो त्वरण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा। सी ऑप्शन शून्य हो जाएगा। अगर यहीं पर ग्राफ इस तरह से दिया हुआ रहता, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से है और इसके जगह पर इस तरह का ग्राफ रहेगा तो उस कंडीशन में त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। यह जो होता है विश्राम जड़त्व के कारण से, और गति का नियम रहेगा तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, विश्राम जड़त्व के कारण से होगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। H बराबर जो सूत्र होता है, जो भी बेसिक फॉर्मूला है आपको सभी पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाइएगा। H बराबर सूत्र होता है I2RT, यहाँ पर लिख रहे हैं फिर दिखेगा आपको क्लियर, I2RT हो गया। I जो है यहाँ पर H हो गया हीट, ऊष्मा हो गया, I है यहाँ पर विद्युत धारा, R है यहाँ पर प्रतिरोध रेसिस्टेंस हो गया, T हो गया टाइम समय। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ऊष्मा जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर विद्युत धारा का स्क्वायर है यहाँ पर, और प्रतिरोध और समय पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन में से देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आई का स्क्वायर किया गया है तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड में विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा, यानी 1/, के रूप में होना चाहिए। इस तरह से अगर रहता है आई स्क्वायर इस तरह से रहेगा तो इसका मीन्स हुआ व्युत्क्रमानुपाती। विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती यह भी गलत है, और समय के व्युत्क्रमानुपाती, समय का समानुपाती है। समानुपाती मीन्स होता है सीधा इस तरह से बराबर में होना चाहिए ऊपर में वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin A बराबर
साइन ए बट्टा साइन आर का मान क्या होगा? साइन ए बाय साइन आर का जो मान होगा, यहाँ से सूत्र ही यहाँ पर पूछा गया है, सिंपल से है ये। तो म्यू टू बाय म्यू वन होता है इस तरह से, म्यू टू बाय म्यू वन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन। ऊपर में जो होगा 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। यहाँ पर 5 किलो का एक द्रव्यमान है, दूसरा है यहाँ पर 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है और दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर। तो यहाँ से आपको बल का मान बताना है। बल बराबर जो सूत्र होता है F बराबर, इस सूत्र को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, Gm1 गुना M2 बाय आर स्क्वायर होता है। अब सिंपल सा आप इस सूत्र पे बना दीजिए। जी तो यहाँ पर कांस्टेंट ही रखना है क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है, जी का मान यहाँ पर आपको सेम ही रखना है, चेंज नहीं। इस जी का जो वैल्यू होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। जी का मान आपको नहीं रखना है, इसमें जी रहने ही देना है। एक वस्तु है यहाँ पर 5 किलोग्राम, दूसरा है 10 किलोग्राम। तो M1 का मान हो गया 5 और M2 का मान 10 हो गया। इसके बाद है R, तो R जो है यहाँ पर दोनों के बीच का दूरी जो दिया हुआ है 10 मीटर, यही R हो गया। तो अब इस पर बैठा दीजिए सूत्र पर, जी इस तरह से ही रहेगा, गुना का चिन्ह हो गया यहाँ पर। और M का मान कितना हो गया, M1 का मान हो गया 5, M2 का मान हो गया 10 और बट्टा में यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, तो 10 गुना 10 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 में 10 से गुना करने पर 50 होता है और नीचे में 10 गुना 10 100 है, 50 बट्टा 100 हो गया यानी 1/2। तो G/2 इसका मान आ गया। और बल का मान पूछा गया है तो न्यूटन हो जाएगा। बल का संकेत, बल का ऐसा मात्रक है न्यूटन और संकेत होता है एन, तो G/2 न्यूटन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, बल का मान होगा। क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन इसलिए अधूरा है, बल F बराबर फोर्स बराबर जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, M गुना A हो गया। ए का मान तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, समय 100 सेकेंड है और ये इसके बाद है 18 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग चेंज हो रहा है, ए का मान निकल जाएगा। लेकिन बल का मान निकालने के लिए आपको एम भी चाहिए, यहाँ पर एम का मान भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो इस कारण से यह क्वेश्चन अधूरा है। अब बनाना कैसे है इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ए निकालना है यानी त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर जो सूत्र रहता है V-U/T होता है। V हो गया अंतिम वेग, U हो गया प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है, 18 किलोमीटर है और अंतिम वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आपको वेग को क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब चेंज कैसे करना है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहिएगा तो 18 में 5/18 से गुना करना है। इसके बाद 36 है तो 36 में 5/18 से गुना कर दीजिए। बनाना जरूरी है, सीख लीजिए इसको कैसे बनाना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जाइएगा 2020 का 14 मार्च 21 मार्च को, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 36 में 5/18 से गुना कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, यह वेग हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर होता है V-U/T। तो अंतिम वेग हो गया यहाँ पर 10 और प्रारंभिक वेग हो गया 5, तो 10 - 5/T। टी यहाँ पर 100 सेकंड दिया हुआ 100 हो गया। किसके बराबर आया है, तो 1 के बराबर, त्वरण के बराबर। 10 में से 5 को घटाइएगा 5 हो गया, तो 5/100 यानी 1/20 हो गया। त्वरण का मान कितना हो गया, 1/20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल का मान आपको चाहिए था, बल F बराबर जो सूत्र होता है M गुना A, M यहाँ पर दिया ही नहीं है, M गुना 1/20। अब यहाँ पर M का जो भी मान दिया हुआ रहता द्रव्यमान रख देते, आंसर आ जाता। अगर आप 5 kg रखिएगा तो 0.25 के करीब आएगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में मिस है, 5 नहीं दिया गया है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और अगर विपरीत दिशा रहेगा तो एक दूसरे को विकर्षित यानी प्रतिकर्षित करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल 6, 3 है तो समीकरण होगा। यहाँ से द्विघात समीकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विघात समीकरण अगर आपको निकालना है तो सूत्र जो होता है इस तरह से, x² - अल्फा प्लस बीटा x
इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा आप। जोड़ अल्फा बीटा सूत्र हो गया यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अल्फा जो है यहाँ पर एक मूल है और बीटा दूसरा मूल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मूलों का योग दिया हुआ है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रख दीजिए, गुणनफल अल्फा बीटा की जगह पर रख दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह होगा अल्फा प्लस बीटा यानी योग है 6 एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा गुणनफल की जगह पर है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। समीकरण दिया हुआ इस कारण से बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रूट अंडर 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस एक्स बट्टा 12 हो तो x बराबर होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी रूट में वैल्यू है इसको आपको सबसे पहले सॉर्ट करना है। इसके बाद जो भी मान आएगा यहाँ पर इसमें से एक घटाकर x बट्टा 12 के बराबर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बनाना कैसे है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से हो गया, रूट हो गया, नीचे में 144 हो गया एलसीएम लेने पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक की जगह पर हो गया 144, 144 प्लस 25 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 169, 144 में 25 जोड़ने पर 169 हो गया, बाय 144 हो गया। अब 169 का मान कितना होता है, 13 हो जाएगा। 13 में 13 से गुना करने पर 169 और 12 में 12 से गुना करने पर 144, तो 13/12 यहाँ पर मान हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन में कितना है, 1 प्लस एक्स बाय 12 है, तो 1 प्लस एक्स बट्टा 12 इसके बराबर में रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर जो 1 है इस 1 को इसमें से घटाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 13/12 है, तो 13/12 में से -1 कर दीजिए और बराबर में हो गया यहाँ पर x/12। अब 13/12 में से -1 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/12 मान आ जाएगा। 1/12 बराबर हो गया यहाँ पर x/12 और नीचे में दोनों जगह 12 है, कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ से मान 1 आ गया। तो यही इसका सही आंसर हो गया 1, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। सिंपल सा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² गुना θ/360 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या r है, कैपिटल R से डिनोट किया गया है। तो इस तरह से हो जाएगा πr², थीटा के जगह पर x डिग्री का यूज किया गया, x हो जाएगा बाय 360। ऑप्शन में से आप खोज लीजिए, यह जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि मौसा HCF बराबर 253, 240 बराबर 11 और लौसा 253, 440 बराबर 253 गुना r, तो r का मान होगा। इसको आप समझिए ऐसे, यहाँ पर जो है दो संख्या का यहाँ पर डिनोट किया गया है कोष्ठ में। अगर आप 10th मैथ में देखिएगा तो इसी तरह से 10वीं क्लास में लिखा हुआ रहता, आप बनाए भी होंगे क्वेश्चन, इसी तरह से कोष्ठ में डिनोट किया जाता है संख्या को। यहाँ पर दो संख्या 253, 440 है। पहली संख्या 253 है और दूसरी संख्या जो है यहाँ पर 440 है और इसका HCF जो है 11 यहाँ पर दिया हुआ है। LCM 253, 440 का 253 गुना r है, r का मान आपको बताना है। LCM जो है 253 गुना r है। तो लौसा मौसा में जो सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, अगर कोई संख्या पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, यहाँ पर मान रहे हैं इस तरह से, तो LCM गुना HCF होता है। सूत्र हो गया ये, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या 253 है और दूसरी संख्या 440 है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं 253 गुना 440 बराबर LCM का मान कितना है, 253 गुना r, 253 गुना r हो गया। और HCF का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिएगा कि 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 440 बराबर हो गया यहाँ पर r गुने 11। अब r का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 440 में 11 से भाग दीजिएगा 40 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई यानी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा।
यहाँ पर थीटा का मान है 45 डिग्री और सूत्र जो होता है लघु खंड का क्षेत्रफल बराबर r² इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2। अब इस सूत्र पर आप रख दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण 130 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण होगा। अब इसका फिगर किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। तो मान लेते हैं कि ABC कोई एक त्रिभुज इस तरह के शेप में है। ये हो गया यहाँ पर B और C यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण यह हो गया 130 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके आधार के समद्विभाजक, आधार यहाँ पर नीचे में हो गया B और C, BC आधार हो गया, आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण B और C का यहाँ पर समद्विभाजक, तो इस तरह से यहाँ पर आप कर लिए। समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा, यह कोण आपको बताना है। ऊपर वाला 130 डिग्री है और नीचे वाला कोण बताना है। तो सिंपल सा इस कोण को निकालने के लिए जो सूत्र होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC रेलवे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोण A का मान दिया हुआ रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कोण BAC बराबर 130 डिग्री, तो यहाँ पर O दे दिया जाता है, कोण BOC का मान आपको बताना है। तो सिंपल सा 90 डिग्री प्लस कोण A/2 सूत्र का यूज करना है। तो इसको सूत्र का यूज करने के लिए इस तरह से हो गया 90 डिग्री प्लस कोण A का मान कितना है 130 डिग्री है, 130/2। 130 का आधा कीजिएगा 65 होगा, 90 में 65 को जोड़िएगा तो 155 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। एक तो तरीका यह हो गया, दूसरा तरीका यह होगा कि ऊपर वाला कोण 130 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, तो कोण B प्लस कोण C मिलाकर यहाँ से 180 में से 130 को घटाइएगा तो 50 हो गया। कोण B और C मिलकर कितना हो गया 50 डिग्री। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, कोण B और C का मिला करके 25 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर 180 में से क्या करना है, इस त्रिभुज में यह जो त्रिभुज है इस तरह के, तो यहाँ पर आपको यह कोण निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 180 में से 25 डिग्री घटा देना है। तो उस तरीका से भी 55 डिग्री आंसर आ जाएगा, दोनों तरीका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है गुणनफल 81 गुने 82 गुने 83 गुने 89 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक निकालना है तो 1 2 3 4 इस तरह से गुना करते जाना है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 85 भी आएगा, 84 85 भी आएगा, 85 में 5 है, 2 में 5 से गुना कीजिएगा 10 होगा। इकाई अंक पर 0 आ गया। अब 0 से किसी भी अंक में गुना होगा तो 0 ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से संबंधित है। द्विघात समीकरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² 8x + 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β बराबर क्या होगा। सिंपल से सबसे पहले आप इसका मान निकालिए क्या होगा। एलसीएम यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और नीचे में हो गया मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मूल है तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अगर द्विघात समीकरण ax² bx + c के फॉर्मेट में है तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल बराबर जो सूत्र होता है c/a। अब यहाँ पर b/a, b का मान कितना है 8 है, यहाँ पर bx है तो 8 है तो माइनस यहाँ पर प्रयोग करना है तो -8 और a का मान कितना है तो 3 है, यहाँ पर 3x² की जगह पर ax² के फॉर्मेट में होता है द्विघात में तो -8/3 हो गया। c/a, c का मान कितना है 2 है और a का मान है 3। अब यही रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर -8/3 है और अल्फा बीटा का मान है 2/3। सॉल्व कीजिएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जो बचेगा -8/2, -8 में 2 से भाग दीजिएगा 4 आ जाएगा। तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 5% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा हो तो 20% का हानि है, मीन्स यहाँ पर 80 हो गया। 20% का हानि होने के बाद
इसके बाद कहा जा रहा है 100 रुपये अधिक में अगर बेचा होता तो 5% का लाभ होता। लाभ मीन्स यहाँ पर हो गया 105। अब यहाँ पर आपको इससे कंपेयर कर लेना है कितना 80 से 105 कितना अधिक है 25 है, और 25 यूनिट का मान यहाँ पर आपको सिंपल सा ये रख देना है 100 रुपये। अधिक यहाँ पर है, अधिक बराबर अधिक यहाँ पर रख रहे हैं 100 रुपया हो गया, और 100 यूनिट का यहाँ से मान आप निकाल दीजिए, क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का मान जो यहाँ से आ जाएगा 400 आ जाएगा। यही हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिंपल सा इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर हानि है तो हानि में आपको घटा देना है, 80 ले लेना है, और इसके बाद अधिक है 5% का लाभ होता है तो लाभ मीन्स हो गया यहाँ पर जुट जाएगा 105। 80 से 105 को कंपेयर कर दीजिए, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो यहाँ पर अधिक को अधिक के बराबर आपको कर देना है, यही आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस के अवयव है। बायोगैस के जो अवयव है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ये सभी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो मीथेन है, सबसे अधिक मीथेन होता है CH4। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का जो मान होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया में यहाँ पर H2S + Cl2 बराबर है 2HCl + S, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध है। नाइट्रोजन गैस के जो अणु में है त्रिसहसंयोजी है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है इस अभिक्रिया में यहाँ पर अभिक्रिया है 2Al + 6H बराबर है 2Al3 + 3H2, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है सूत्र दोनों का सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पर शेप अलग अलग होता है, समावयव होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH- की सांद्रता होगी। यहाँ से H+ का भी पूछा जाता है, तो अगर H+ पूछा जाएगा तो 10⁻³ होगा, और OH का जो हो जाएगा यहाँ पर मान क्या करना है, यहाँ पर आपको 10⁻14 से फिर H+ का भाग देना पड़ता है, तो भाग दीजिएगा 10⁻14 से 10⁻³ का, तो 10⁻11 मान आ जाएगा। तो OH- की सांद्रता 10⁻11 और H+ की सांद्रता 10⁻³ ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर धन आवेश दिया हुआ है। अब तीसरा चौथा देख लीजिए, प्रोटॉन के भार के बराबर नहीं होता, 1/1837वां भाग होता है प्रोटॉन के भार का, और ऋण आवेश होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1/1837वां भाग प्रोटॉन के भार के बराबर होता है, और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है प्रोटॉन के भार का 1837वां भाग। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। ग्रेफाइट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल से यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के अपरूप कौन कौन है, तो कार्बन के जो अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन भी आपको नाम याद रखना है, यहाँ पर फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, तत्व है फ्लोरीन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप है। इसके अलावा हो गया हीरा, ग्रेफाइट, 3 आपको यहाँ से अपर रूप याद रखना है। अब इसमें ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया है, तो सभी ऑप्शन में ग्रेफाइट के बारे में तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेंसिल के पर्पज से पूछा गया ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। बाकी यहाँ पर है यह कार्बन का अपर रूप है, यह भी सही है, यह सस्ता है, यह भी सही है, यह मुलायम तथा भंगुर है। ग्रेफाइट के पर्पज से चारों सही है, लेकिन पेंसिल के पर्पज से पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि 100 में से आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं। फायरमैन एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।